पुनी सर, हमने डिफेंस की बात कर ली, हमने पीएसयू बैंक्स की बातचीत कर ली, हमने टाटा मोटर्स जैसे, टीसीएस जैसे दिग्गजों की बात कर ली, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि थोड़ा वेट करना चाहिए खरीदारी करने के लिए और यहाँ पे गिरावट बाकी है। लेकिन एक सेक्टर जो कि डिफेंसिव होने के बावजूद बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, वो है फार्मा का इंडेक्स। फार्मा इंडेक्स अगर आप देखेंगे, कल भी 2-2.25% के आसपास की गेंस लेकर बंद हुआ था। आज के सेशन की जहाँ तक बात है, तो हम देख रहे हैं कि जो निफ्टी का जो फार्मा इंडेक्स है, उसमें आज के सेशन में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन मैं सर एनालाइज़ कर रहा था कि ट्रम्प साहब ने जो दुनिया भर के देशों पर ये टैरिफ अटैक किया है, जो 10 से 49% के टैरिफ लगाए गए हैं 180 से ज़्यादा देशों पर, उसमें चीन के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगे हैं 34%, 20% एग्जिस्टिंग थे, तो 54% के टैरिफ बनते हुए दिखे। भारत पर 27% का टैरिफ लग गया। लेकिन इस पूरे टैरिफ के पूरा जो माहौल बना है, उसमें फार्मा और सेमीकंडक्टर को बाहर रखा गया है। इनके ऊपर टैरिफ्स नहीं लगाए गए हैं यूएस की ओर से। और फार्मा चूंकि आजकल सर एक बड़ा ना बातचीत चल रही है इस चीज को लेकर कि आपकी जो 3 नेसेसिटीज होती थी, रोटी कपड़ा मकान, उसमें आप 2 चीजें और जोड़ लीजिए। एक तो उसमें दवाई है और 5वां उसमें नेटवर्क है। तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इंटरनेट के आपका गुजारा नहीं है। रोटी कपड़ा मकान तो आपकी बेसिक जरूरतें हैं ही हैं, जो कि आपको मुहैया होनी ही चाहिए। और उसके साथ साथ आपको दवाई की भी जरूरत है। दवाई आपको मिलनी चाहिए, अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए और सस्ते रेट्स पे मिलनी चाहिए, खासतौर पे जो जेनरिक दवाइयाँ हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आई थिंक ये फैसला लिया गया है कि फार्मा सेक्टर जो है, जो दवाइयाँ हैं, उसको टैरिफ के घेरे से बाहर रखा गया है। अब आप निफ्टी फार्मा इंडेक्स की बात कीजिए, 20 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 20 शेयर इसमें शामिल हैं। इन 20 शेयरों का कल मैं सर आंकलन कर रहा था बैठ के, तो इनमें से अगर आप देखेंगे जो इंडस्ट्री पी है, जो कि 26.5 के आसपास है, ज्यादातर कंपनियों के हिसाब से देखें तो जो एवरेज पी बैठता है फिलहाल के लिए, माफ कीजिए 29.5 के आसपास का, 26.5 नहीं। इनमें से 20 कंपनियों में से सर 7 कंपनियां ऐसी हैं जो कि इंडस्ट्री पी से अभी भी आपको नीचे अवेलेबल हैं, यानी कि जो इंडस्ट्री का एवरेज पी है फिलहाल के लिए, उसके नीचे आपको वैल्यूएशन के हिसाब से कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं। इसी इंडेक्स में कुछ 5 कंपनियां ऐसी भी हैं जो आपको इंडस्ट्री पी के आसपास, उसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको कारोबार करती हुई नजर आएंगी। यानी कि नेट नेट कुछ 12 ऐसी कंपनियां हैं जो कि या तो नीचे ट्रेड कर रही हैं इंडस्ट्री पी के, या फिर उसके थोड़ा सा ऊपर ही ट्रेड कर रही है, जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी भी बची हुई है। इन स्टॉक्स पर मैं आपकी राय लेना चाहता हूं सर, क्योंकि फार्मा को इस एम्बिट से बाहर रखा गया है। तो कल तक के आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे सस्ता शेयर पी वाइज देखा जाए तो सर नेटको फार्मा का है। ग्लेनमार्क फार्मा तो पहले ही बार हो गया सर इससे, क्योंकि वो लॉस मेकिंग कंपनी है। तो नेटको फार्मा पे मैं आपसे राय लेना चाहूंगा। वैसे तो दिग्गजों से शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन पी वाइज यानी कि वैल्यूएशन वाइज देखा जाए, ये शेयर सबसे सस्ता है। तो फिर इसको चार्ट से मिला के बताइए सर कि ये अगर पी के हिसाब से सस्ता है, तो चार्ट से मिला के क्या खरीदारी करने के मौके हैं? सर देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि जो हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स जो हमारा निफ्टी फार्मा का है, ये बहुत सॉलिड अपट्रेंड में है। ठीक है, इससे पहले हम स्टॉक्स पे जाएं, जो निफ्टी जो इंडेक्स का फार्मा का फिलहाल 21,000 पे चल रहा है। बाई चांस भी अगर 20,500 या 20,400 पे आता है, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया हमारी बाइंग जोन है। और यहाँ पे हम बेसिकली कहीं ना कहीं कंसीडर कर सकते हैं कि इसमें हम बाइंग करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। एज फार एज जो आप बोल रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, अगर नेक्टो फार्मा की बात करूं, तो नेक्टो फार्मा में भी सर मुझे कहीं ना कहीं इसमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे भी हमारी बाइंग अच्छी खासी फर्दर इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम कहीं ना कहीं कंसीडर कर सकते हैं कि ये स्टॉक हमारा लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे भी ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? बिल्कुल ले सकते हैं सर। अच्छा, अब मैं कुछ दिग्गजों की बात करता हूँ सर, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज है, जिसमें औरोबिंदो है, जाइडस लाइफ है, सिप्ला है। ये स्टॉक्स तो आप देखेंगे सर 29.5 का जो इंडस्ट्री का पी है, उसके मुकाबले काफी नीचे अवेलेबल हैं अभी भी। तो ये दिग्गज भी हैं, सपोर्ट भी रहता है, स्टेबिलिटी भी रहती है, वैल्यूएशन का कंफर्ट भी है। इन स्टॉक्स में कहाँ आपको चार्ट्स में मौके नजर आते हैं जहाँ पे खरीदारी या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बेट्स लगाए जा सकते हैं? सर मेरे को डॉक्टर रेड्डी बहुत प्यारा लग रहा है, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ। डॉक्टर हम्म। रेड्डी टेक्निकल लेवल पे अगर मैं बात करूं, तो डॉक्टर रेड्डी फिलहाल चल रहा है सर 1130 पे। बहुत सॉलिड सपोर्ट है इसकी 1100 की। ये मौका लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए डॉक्टर रेड्डी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। वीकली चार्ट पे आ रहा है सर, दो दो सपोर्ट आ रही है और मतलब बढ़िया है। मतलब इसका हम्म। स्टॉप लॉस हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम सर 1040 का है। ओके, हम्म। और टारगेट की अगर मैं बात करूं, तो टारगेट हमें 1400-1500 रुपए के दिख रहे हैं। तो 1100 के करीब लेना है और 1040 का स्टॉप लॉस हो गया, और टारगेट आप कह रहे हैं 1400 रुपए का है। राइट, पहला ही ठीक है, टारगेट इसका कम से कम 1286 का है। तो 1286 का टारगेट पहले लिखूं सर? हाँ, पहला टारगेट 1286 का, उसके बाद सर हमारा 1400 का टारगेट। तो ये बारह सर सौ इसमें छियासी हम लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें हम बने रह सकते हैं।
हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ओके। तो आप डॉक्टर रेड्डीज में 1100 के करीब खरीदिए और आपका स्टॉप लॉस 60 पॉइंट नीचे 1040 का होगा और टारगेट आपके जो बनेंगे वो 1286 1400 रुपए तक के हो सकते हैं। नेटको फार्मा तो लंबी अवधि के लिए आप कह ही रहे हैं कि खरीदारी करने का काफी अच्छा मौका है। औरोबिंदो फार्मा, जाइडस लाइफ या सिप्ला में से कोई ऐसा स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो? सर ऑरबिंदो फार्मा भी मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन जो सिप्ला की अगर मैं बात करूं तो सिप्ला सर मेरे को कहीं ज़्यादा बेटर लग रहा है। सिप्ला इसलिए मेरे को बेटर लग रहा है कि सिप्ला में ना कि गिरावट आने के बावजूद भी ना ये अपना ना कंसोलिडेट हो रहा है, और ये जो कंसोलिडेशन है ये इसकी सर 1375 से लेके ये आपकी 1500 तक की रेंज है। तो अगर ये ठीक। फिलहाल बिल्कुल उस रेंज के बीच में चल रहा है, इनकेस अगर ये हमारे पास 1300 या 1375 के आसपास आता है तो सर वन कैन कंसिडर बाइंग इन दैट। बट ओके, ऑल एंड ऑल डॉक्टर रेड्डी सबसे बढ़िया सर। ठीक है। इसी लिस्ट में सर कुछ और छोटे नाम भी हैं जिसमें आपको ग्रैन्युल्स इंडिया दिखेगा, 25 का पी है, 27.5 के पी पर आपको एल्केम लैब्स नजर आएगा, ऑलमोस्ट इंडस्ट्री पी के आसपास ही है ये। लेकिन इसमें कुछ और भी दिग्गज हैं जो कि थोड़ा-सा आपको ऊपर नज़र आएँगे, जिसमें लुपिन है, सन फार्मा है, अजंता फार्मा, ग्लैंड फार्मा। ये ऑलमोस्ट 33 से 36 की जो रेंज है ना पीई मल्टीपल के लिहाज से, वहाँ पर आपको नज़र आएँगे और एक ग्लैंड फार्मा भी है और उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो आपको जेबी केमिकल्स ये 38.5 के पीई पर नज़र आएगा, 29.5-30 के आसपास इंडस्ट्री का पी है, ये उसके थोड़ा-सा ऊपर आपको अवेलेबल नज़र आता है। तो ठीक-ठाक नाम ये भी हैं, लेकिन थोड़े से प्राइज़ी नज़र आ रहे हैं इंडस्ट्री के मुकाबले। यहाँ पे अपसाइड की गुंजाइश बची हुई है क्या? सर यहाँ पे हल्की सी अपसाइड की गुंजाइश मुझे कम दिख रही है, हुँ, क्योंकि लुपिन है ना बार बार अपने एक रेजिस्टेंस को मान के आ रहा है, और हुँ, रेजिस्टेंस को मान के फिलहाल जो मुझे लुपिन है वो कहीं ना कहीं नीचे अगर आता है 1900 के आसपास, अभी 2050 पे चल रहा है, अगर लेकिन 1800 1900 के आसपास आता है तो कहीं ना कहीं वहां पे हम बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल एकदम यहाँ पे इस लेवल पे बाइंग करना इसका दिख नहीं रहा सर मेरे हुँ, को हुँ, लुपिन हुँ। का। और बाकी दिग्गज जैसे सन फार्मा है, सन फार्मा में तो मूव हमने काफ़ी स्विफ्ट देखा कल के सेशन में ही। अजंता फार्मा है, ग्लैंड फार्मा है, फॉर दैट मैटर ग्रैन्युल्स इंडिया भी अभी इंडस्ट्री पी के नीचे ही है सर। देखिए सर सन फार्मा क्या है, सन फार्मा ने बेशक इसमें कल अपना मुंह दिखाया था, लेकिन जो इसका मुंह है वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस पे आके अटक गया था, और वो हाँ, हाँ। रेजिस्टेंस इसका बहुत सॉलिड है। वो रेजिस्टेंस है सर अपना 1811 का, 1810 1811 का। उस रेजिस्टेंस को मान के फिर ये सन फार्मा आपका नीचे आ रहा है। तो अगर सन फार्मा में अगर किसी को बाइंग करनी है तो सन फार्मा में आपकी जो बाइंग के लेवल है वो कहीं ना कहीं आपके आएंगे सर ये 1580 के आसपास। फिलहाल ये 1740 चल रहा है, तो अगर किसी को सन फार्मा में इन्वेस्ट करना है तो वन शुड वेट फॉर अराउंड 1580 के आसपास उसको वेट करना चाहिए। ठीक है। और ग्लैंड फार्मा की आप बात करें तो ग्लैंड हाँ, फार्मा का सर ऐसा है, सर ग्लैंड फार्मा हमारा चल रहा है तकरीबन 1540 के आसपास, और हुँ, 1540 के आसपास मुझे अभी भी लग रहा है कि ये फर्दर इसमें नीचे आ सकते हैं, कि बार बार ये भी अपना रेजिस्टेंस मान के आ रहा है। आई फर्मली हाँ। बिलीव कि ये भी अपना तकरीबन अगर 1300 के आसपास आए तो हमारे लिए बड़ा यार अच्छी मुझे याद है अच्छी। सर आपसे पिछली बार भी बात हुई थी तो आपने 1300 का ही लेवल बोला था। राइट, क्योंकि सर क्योंकि ये इसमें उठा भी पिछली बार 1300 था, और अभी हुँ, मुझे ये है कि इसकी वेट करनी चाहिए सर। अच्छा ग्रो क्योंकि साहब क्या होता है कि लेवल्स आते हैं जाते हैं, हाँ, बात हाँ। मेन चीज क्या रहती है कि हमारे लिए हम उसका कितना वेट कर सकते हैं, और सर हुँ, वेट हुँ। करने वाले को ही सारी चीजें मिलती हैं। हुँ। ठीक है, तो भले ही सेक्टर के जो डायनामिक्स हैं, वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं कि यूएस की ओर से टैरिफ नहीं लगाए गए हैं फार्मा के ऊपर क्योंकि बड़ी मात्रा में भारत से एक्सपोर्ट होता है यूएस को दवाओं का और इस सेक्टर पे टैरिफ नहीं लगाया जाना यूएस के जो कंज्यूमर हैं, ख़ास तौर पे जो मरीज़ हैं, उनको दवाइयों का बोझ ना बढ़े, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शायद कॉल लिया गया है। हालाँकि ये रिव्यू में है इसके ऊपर बातचीत चल रही है कि टैरिफ लगाए जाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको एग्ज़ेम्प्ट रखा गया, इसके ऊपर नहीं टैरिफ लगाए गए हैं। तो हमने वैल्यूएशन वाइज कुछ ऐसे अच्छे शेयर जो कि इस स्पेस से बिलोंग करते हैं जो कि अपने इंडस्ट्री के पीई के मुकाबले सस्ते ट्रेड कर रहे हैं या फिर उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं उनको हमने आपके सामने लाने की कोशिश करी है जहां पे अभी भी मौके देखने चाहिए सर। एक जेबी केमिकल और आप देख लीजिए जो कि 38.5 के पीई के आसपास है। इस स्टॉक में आपका क्या व्यू बन रहा है? वन सेकेंड सर, जेबी केमिकल ना, यस। सर जेबी केमिकल फिलहाल चल रहा है 1560 पे, लेकिन ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं ये सर हमारे बाइंग लेवल इसके आने वाले हैं, और वो बाइंग लेवल आ रहे हैं हमारे एग्जैक्टली
1440 के आसपास। तो सिर्फ 100-150 रुपए की गिरावट की और बात है सर। उसके बाद हमारे कहीं ना कहीं इसमें बाइंग लेवल आ जाएंगे। ये सर 1350 से लेके 1440 की 100 रुपए की रेंज है। तो किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो ये 1350 और 1440 के बीच में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहाँ से जो मैं टारगेट की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सर, 1350 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ 1250 का ही। 100 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 100 रुपए की हमारी बाइंग जोन रहेगी। और लेकिन जो टारगेट है, टारगेट सर इसमें हमें सीधे 2250 के आसपास दिख रहे हैं। 2250 के 2250 के आसपास। तो कितना रुकना होगा सर? कम से कम सर 6 महीने, कम से कम 6 महीने, हो सकता है कि 1 साल में। अच्छा, ठीक है सर। ये तो वो स्टॉक हो गए इस पूरे इंडेक्स में जो कि 20 शेयरों का ये इंडेक्स है जिनके लेवल्स अच्छे हैं। इसमें से भी मैंने 5-6 स्टॉक छोड़ दिए जो कि ज़्यादा महंगे हैं, या फिर ग्लेनमार्क फार्मा इसमें से छूट गया क्योंकि उसका तो घाटा था, तो कुछ अर्निंग्स ही नहीं है, तो फिर पी कहाँ से बनेगा। कुछ ऐसे स्टॉक जो कि मैंने मिस कर दिए हैं क्योंकि फार्मा स्पेस में बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपके रडार पे हैं, जो आपको अच्छी लग रही हों। सर एज सच मैं तो सर मोस्टली ना चार्ट वाइज चलता हूँ, और चार्ट वाइज जो सर मुझे समझ में आ रहा है वो डॉक्टर रेड्डी है सर। तो बेसिकली अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो एक आपने कहा कि लंबी अवधि के लिए नेटको फार्मा अच्छा आपको लग रहा है, डॉक्टर रेड्डीज 1100 के करीब मिले तो 1040 का स्टॉप लॉस लगा के आप खरीदे। 1286 पहला टारगेट, 1400 तक के लेवल्स आ जाएंगे। लुपिन में नीचे अगर 1900 के करीब मिलता है तो आप जरूर यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। इसी तरह से सन फार्मा में भी थोड़ा सा वेट कीजिए, 1580 के आसपास मिले। ग्लैंड फार्मा तो पिछली बार भी बात हुई थी 1300 मिलेगा तो ही आपको खरीदारी करनी है। जेबी केमिकल ये एक अच्छा स्टॉक नजर आया है जो कि 1350 से 1440 की रेंज है। इस रेंज में अगर आपको मिलता है आप प्लीज लेवल नोट कर लीजिए। 1250 यानी कि 100 रुपए नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में अगर आप 6 महीने से 1 साल का समय देते हैं तो 2250 रुपए तक जा सकता है। तो दो बड़े नाम हैं, एक तो जेबी केमिकल्स, दूसरा डॉक्टर रेड्डीज जो कि इस पूरी लिस्ट में सामने निकल के सामने आया है, जो कि फार्मा में अगर आपको खरीदारी करनी है तो ये दो अच्छे नाम है। और लॉन्ग टर्म का व्यू है तो नेटको फार्मा भी आप चाहें तो इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आई होप सर यही निष्कर्ष है जैसा मैंने हाईलाइट किया अभी। एग्जैक्टली सर। चलिए, तो फार्मा को लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल होंगे, इसीलिए हमने इसको डिस्कस करने की कोशिश भी करी, क्योंकि अगर इसको टैरिफ के पर्व्यू से बाहर रखा गया है तो अब करना क्या चाहिए, काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल होगा। इसीलिए हमने आज इसे हॉट स्टॉक्स की श्रेणी में रखा है। तो इसी के साथ इस खास सेगमेंट को हम यहीं पर समेटते हैं।